Hello student, this is Shivani Chauhan, a research scholar from MDU रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इंडियन ईथॉस एंड नॉलेज सिस्टम फर्स्ट सेमेस्टर। सो उसमें हम सब टॉपिक पढ़ेंगे। यूनिट 4 का इकोनॉमी में हम अंडरस्टैंडिंग अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे, उनकी आइडियाज़ और क्रिटिसिज्म के बारे में। तो डिस्कस करते हैं आज की क्लास में यही सब, और एंड तक बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि क्या है अर्थशास्त्र और क्या क्या उनके आइडियाज़ थे और क्या किस वजह से वो उनका क्रिटिसिज्म हुआ था। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। इंट्रोडक्शन। अर्थशास्त्र इज अ बुक दैट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट क्राफ्ट, economics and the science of everyday living. It is considered one of the oldest and most important books on the subject and is still studied today. तो क्या कहा गया है इसमें कि अर्थशास्त्र एक तरह से बुक है, एक तरह से क्या अर्थशास्त्र एक बुक है जो हमें कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत वाइडली नॉलेज देती है, बहुत वाइडली अंडरस्टैंडिंग देती है किस किस चीज़ की, स्टेट क्राफ्ट की, इकोनॉमिक्स की एंड साइंस ऑफ एवरीडे लिविंग, जो भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। जो साइंस क्यों बोला गया, क्योंकि वो प्रूव्ड कुछ चीज़ें, ठीक है, ऐसा नहीं कि अनप्रूव्ड चीज़ें। साइंस ऑफ एवरीडे लिविंग, जो भी हमारे एवरीडे लाइफ में जो साइंस यूज होती है, तो उससे डील करता है कौन, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स से और स्टेट क्राफ्ट मतलब कि गवर्नेंस कैसे करी जाए, ठीक है, एक स्टेट में, एक कंट्री में गवर्नेंस के क्या रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करना। तो वो सारे दिए गए थे अर्थशास्त्र के बारे में। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हैं हिंदी में भी लिखे, हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसे कि क्या लिखा हुआ है। देखो, अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है, अर्थशास्त्र क्या एक पुस्तक है जो राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और रोजमर्रा की जिंदगी के विज्ञान की व्यापक समझ प्रदान करती है। व्यापक समझ मतलब बहुत वाइड नॉलेज गेन कराती है। इसे इस विषय पर सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक माना जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक बहुत ही ओल्डेस्ट बुक है जो इस विषय पर जिसने बात की थी। तो आज भी हम इसका अध्ययन करते हैं, मतलब आज भी हम इसे स्टडी करते हैं। आज भी अगर गवर्नेंस करनी है किसी कंट्री में तो वो अर्थशास्त्र का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी गवर्नेंस में। नेक्स्ट इज व्हाट इट इज। तो अर्थशास्त्र है क्या है, अब हम इसे थोड़ा वाइडली डिस्कस करेंगे। अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र इज अ संस्कृत ट्रीटीज, ठीक है, written by Kautilya, also known as Arya Chanakya, that covers a wide range of topics including the nature of government, laws, economics and war. The book is divided into 15 section. कितने सेक्शन, 15 सेक्शन में डिवाइडेड है and made up of 380 श्लोकास written in prose. तो अर्थशास्त्र जो है एक संस्कृत ट्रीटीज है, मतलब एक संस्कृत शोध है, संस्कृत बुक है जो संस्कृत में लिखी गई है। और किसने लिखी है, कौटिल्य ने। उसको उन ऑल्सो नोन एज आर्य चाणक्य, उनको हम बोलते हैं आर्य चाणक्य भी बोलते हैं। दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। उसमें अलग अलग तरह के, मतलब बहुत ही वाइडली टॉपिक्स लिखे हुए हैं, मतलब एक तरह से कंट्री लेवल के, किसी की वेलफेयर के लिए, ठीक है, नेचर ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि नेचर ऑफ गवर्नमेंट, लॉज, इकोनॉमिक्स एंड वॉर, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अर्थशास्त्र से जानने को मिलता है, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी। द बुक इज डिवाइडेड इंटू 15 सेक्शन। तो बुक में 15 सेक्शंस हैं और उसमें कितने श्लोक लिखे हुए हैं, 380 श्लोक्स लिखे हुए हैं। जैसे कि हम एक श्लोक यहाँ पे देख सकते हैं, अर्ध लाभार्थी, लब्ध परीक्षणी, रक्षित विवर्धनी, वृद्धस्तीर्थे प्रतिपादनी च। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या निकाला इसका, जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना, जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांट देना। तो क्या कहा गया है कौटिल्य के द्वारा इस श्लोक में, कि जो हमारे पास अभी नहीं प्राप्त हुआ है, जो हमारे पास नहीं है कोई चीज़, तो उसे इन फ्यूचर प्राप्त करना, कुछ मतलब इन फ्यूचर प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना, जो मतलब हमें मिल गया है उसको बचा के रखना, कंजर्वेशन करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, तो वाटर अगर हमारे पास है तो हमें उसे कंजर्व करके रखना चाहिए। उसके बाद जो संरक्षित हो गया है उसे समानता के आधार पर बांटना चाहिए। तो जो हमारे पास है उसको इक्वली हम डिवाइड कर दें और लोगों को, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
व्हाट इट सेज, क्या कहती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें दी गई हैं। द बुक्स मेन ऑब्जेक्टिव आर टू शो हाउ अ रूलर शुड प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी एंड टू एम्फसाइज द importance of ethics in society. It also discusses the role of state in protecting human life and welfare and how the state should pursue economic development. तो क्या बोलती है अर्थशास्त्र, इससे हमें क्या देखने को मिलता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि इट शोज हाउ अ रूलर शुड प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी, कि रूलर कौन हो गया, किंग, ठीक है। एक जगह का किंग वो कैसे अपनी टेरिटरी, मतलब जो जहाँ का उसका राज्य है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन सोसाइटी, मतलब वो नैतिकता पर भी जोर दे। ऐसा नहीं कि अनएथिकल रूल से मार पीट के लोगों को न्याय भी ना दिलाए और मार पीटता रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन सोसाइटी। इट ऑल्सो डिस्कसेस द रोल ऑफ द स्टेट इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइफ। ये क्या डिस्कस करती है कि स्टेट का क्या रोल है ह्यूमन लाइफ ऑफ वेलफेयर के लिए, कि एक राजा जो है अपने राज्य के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकता है कि वो लोगों की जान बचाए रखे, लोगों को अच्छी लाइफ दे और उनके वेलफेयर के लिए। एंड हाउ द स्टेट शुड परस्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और स्टेट कैसे परस्यू कर सकता है, मतलब स्टेट कैसे अपना विकास कर सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास कैसे कर सकता है, ठीक है। तो यही बात हिंदी में लिखी है, हिंदी वाले बच्चे इसको पढ़ लेना, वैसे मैंने हिंदी में समझा दिया है। तो पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि एक शासक को अपने क्षेत्र की रक्षा कैसे करनी चाहिए और समाज में नैतिकता के महत्व पर जोर देना चाहिए, ठीक है। मतलब एथिकल प्रिंसिपल्स पे रूल करना चाहिए। इसमें मानव जीवन और कल्याण की रक्षा में राज्य की भूमिका तथा राज्य को आर्थिक विकास किस प्रकार करना चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई है। तो क्या क्या चीजें लिखी हैं इसमें वो सारी आपने देख ली हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, अर्थशास्त्र क्यों इम्पॉर्टेंट दी। अर्थशास्त्र इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल ट्रीटीज, ठीक है। पॉलिटिकल ट्रीटीज मतलब सबसे बड़ी पॉलिटिकल ट्रीटी माना जाता है इसे, एवर रिटन। इट इज ऑफन कंपेयर टू द प्रिंस बाय निकोलो, किसके द्वारा कंपेयर किया है इसे, निकोलो मैकियावली, ठीक है। निकोलो मैकियावली के द्वारा कंपेयर, मतलब उससे कंपेयर किया गया है, किसकी, द प्रिंस से। द प्रिंस बाय किसने लिखी थी वो, निकोलो मैकियावली ने। एंड इट इज still studied today for its rational presentation of statecraft, the art of conducting government affair। तो इसमें क्या और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक स्टेट को कैसे, एक तरह से स्टेट क्राफ्ट के बारे में जानकारी दी है कि एक स्टेट को कैसे गवर्नमेंट अफेयर कंडक्ट करने चाहिए, क्या वो सही तरीके से करेगा, एथिकल उसमें वैल्यूज एथिकल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन होगा, उन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। कौन कौन राजा के पास में उनको बताएगा, इकोनॉमिक के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, जियोग्राफी या फिर जो मतलब जो टेरिटरी उन्हें गेन करनी है और उन सब के बारे में। तो ये सारी चीज़ें किसमें मेंशन्ड है, अर्थशास्त्र में। एक तरह से कि गवर्नमेंट को कैसे रूल्स अपनाने चाहिए ताकि लोगों को भी दुख ना पहुंचे। अर्थशास्त्र को अब तक लिखे गए महानतम राजनीति ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसकी तुलना अक्सर निकोलो मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है तथा आज भी इसका अध्ययन शासन कला की तर्कसंगत प्रस्तुति के लिए किया जाता है। यही लिखा हुआ है हिंदी में। नेक्स्ट इज हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड, अब इसकी मतलब खोज कैसे हुई। अब ये लिखी किसने थी, कौटिल्य ने। कौटिल्य किसके टाइम पे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने लिखी थी। अब हमें कैसे पता चला कि उन्होंने लिखी थी, क्योंकि उन्होंने लिखी थी और वो तो काफ़ी साल पुरानी बात है ना। तो हमें कैसे पता चला, कैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई। तो द बुक वॉज कंसिडर्ड लॉस्ट अंटिल इट वॉज रीडिस्कवर्ड। तो मानते थे लोग कि वो गुम हो चुकी है, कब तक मानते थे, जब तक उसको दोबारा से डिस्कवर ना कर लिया हो। तो कब किया था, 1905 में उसको दोबारा से रीडिस्कवर किया था बाय संस्कृत स्कॉलर रुद्रपट्टना शास्त्री, ठीक है, रुद्रपट्टना शास्त्री। इन्होंने इसको ये एक संस्कृत के स्कॉलर थे, इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया एंड ही पब्लिश ट्रांसलेशन इन 1909। तो पहले ये हमने देखा था कि ये एक संस्कृत ट्रीटी है ना, संस्कृत ट्रीटाइज है। तो इसको संस्कृत से बदला, इसकी ट्रांसलेशन की किसने, उन्होंने की 1909 में, और उसके बाद इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन की 1915 में।
इज इट क्लियर? तो यही हिंदी में लिखा हुआ, इजी सा, ये तो सिर्फ एक तरह से फैक्ट है। उसके बाद सप्तंग थ्योरी ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य की सप्तंग थ्योरी क्या थी? सप्तंग मतलब 7 उनके एक तरह से अंग, ठीक है, 7 लिम्स, 7 पार्ट्स ऑफ कौटिल्य। तो द 7 कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेट्स आर, जो जो राजा की हेल्प करते थे, मतलब जो मेन माने गए हैं उसमें अर्थशास्त्र में, कि अर्थशास्त्र में जो हमें इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हेल्प करेगा, तो उनको जो माना गया है मेन, किन किन को माना गया है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है स्वामी। स्वामी कौन है? द किंग। किंग इटसेल्फ इज द स्वामी, तो उनको सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। उसके बाद आमते। आमते कौन थे? मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स मतलब अलग अलग तरह की, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो फाइनेंशियली उनको मदद करे, एडवाइस करे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना, ये सारे चीजें किस में आ जाते हैं? मिनिस्टर्स में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं जनपदा। जनपदा कौन? जनपदा द टेरिटरी। तो उन्होंने जनपदास को भी काम दिए थे। क्या जनपदास क्या थे? कुछ टेरिटरीज थी, जैसे कि एक पूरा स्टेट हो गया, उसके अंडर में जो जो छोटे छोटे एक तरह से स्टेट का जो पार्ट्स है, तो उनको जनपदा बोला गया था। तो जनपद में क्या उनका काम होता था कि जो लैंड होती थी, लैंड जिसपे जो पीजेंट्स थे, फर्टिलाइजर पीजेंट्स थे जो क्रॉप्स उगाते थे, तो क्रॉप्स से कैसे उनको प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न करते थे क्रॉप से। कौन? जनपदास, जो भी टैक्स के रूप में उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और वो किसको देते थे? किंग को। इज इट क्लियर? तो जनपदा का ये काम था। फिर आता है दुर्गा, अ फॉरफिटेड कैपिटल। उसके बाद आता है कोष। कोष द ट्रेजरी, ठीक है। उसके बाद दंड। दंड मतलब जस्टिस और फोर्स की, जो लॉज वगैरह थे उससे रिलेटेड। उसके बाद आता है मित्र, मतलब एली, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? उनके सप्तंग थी इसकी, कौटिल्य की। नेक्स्ट इज आइडियाज। क्या क्या थे, मतलब क्या उनके आइडियाज थे अर्थशास्त्र के? द अर्थशास्त्र इज ए ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट दैट कवर्स अ रेंज ऑफ टॉपिक्स। तो इसमें अलग अलग तरह के टॉपिक्स इंक्लूड थे, मतलब अलग अलग आइडियाज थे उनके, जो किसके लिए थे? स्टेट क्राफ्ट के लिए, मतलब गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट को चलाने के अलग अलग उन्होंने आइडियाज दिए थे। तो सबसे पहले गवर्नेंस। द अर्थशास्त्र एडवोकेट्स फॉर अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, मतलब उन्होंने ये एडवोकेट किया था, ये लिखा था कि अर्थशास्त्र में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंटर में एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, वेयर द किंग इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। किंग के पास पूरी पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, बट इज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट उसको भी असिस्ट करेंगे कौन? मिनिस्टर्स असिस्ट करेंगे। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि हमारे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद उनको असिस्ट करने के लिए कितने सारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, या फिर उनके लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोई अपॉइंट कर दिया, फाइनेंस का कोई अपॉइंट कर दिया। तो ये क्या था? अर्थशास्त्र में भी ये, अर्थशास्त्र से ही ये उठ के आया कि एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होनी चाहिए, और फिर किंग के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होनी चाहिए, और फिर उनके कुछ मिनिस्टर्स भी होने चाहिए, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है? इकोनॉमिक्स मतलब द अर्थशास्त्र एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन्होंने इसके बारे में भी डिस्कस किया, किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में, इरिगेशन के बारे में, क्वालिटी सीड्स के बारे में, एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। इट ऑल्सो एडवोकेट्स फॉर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम वेयर टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू इनकम, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में ये भी मेंशन किया गया कि एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, इरिगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर क्वालिटी सीड्स होंगे तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर कोई क्वालिटी सीड्स नहीं होंगे तो क्या होगा? उसे लॉस होगा, है ना, लॉस होगा, तो फिर उससे स्टेट को ही, मतलब किंग को ही प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्वालिटी सीड्स पे फोकस किया, और एग्रीकल्चर रिसर्च पे, मतलब और जो चीज़ें एग्रीकल्चर में और क्रॉप्स आनी चाहिए, नई नई क्रॉप्स, उनके बारे में उन्होंने रिसर्च की। तो इसमें क्या मेंशन किया गया कि एक तरह से टैक्सेशन सिस्टम था, वो फेयर और ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल सही था और ट्रांसपेरेंट था। ऐसा नहीं था कि कुछ चीज़ें छिपाई गई हो, और जहाँ पे टैक्सेस जो थे वो किसके? इनकम के प्रोपोर्शनल में थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम अगर 30,000 रुपीज़ है, तो इसका मतलब 1,000 या 2,000 ऐसे उन्होंने टैक्स के रूप में रख दिया। तो प्रोपोर्शनल था, ऐसा नहीं था कि इनकम फॉर एग्जाम्पल 30,000 है तो फिर उन्होंने टैक्स ही 25 या 20,000 रख दिया ना, तो प्रोपोर्शनल था। नेक्स्ट इज मिलिट्री स्ट्रेटेजी। उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या थी? द अर्थशास्त्र आउटलाइंस वेरियस स्ट्रेटेजीज ऑफ वॉरफेयर including the use of spies, formations and types of battles. It also discussed diplomatic tactics for
मेकिंग ट्रीटीज एंड अलायंसेस। तो अर्थशास्त्र में मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में तो अर्थशास्त्र में मिलिट्री स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बात की गई है। उसमें उन्होंने यूज ऑफ स्पाइज की, स्पाई का कैसे यूज करना है ना, गुप्तचर एक तरह से, फॉर्मेशंस कैसे बनाने हैं हमें, कैसे आर्मीज तैयार करनी है और कैसे टाइप्स के बैटल्स लड़ने हैं हमें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस हुआ किसमें, अर्थशास्त्र में। उसके बाद आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, अर्थशास्त्र आउटलाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर कास्ट एंड ऑक्यूपेशन। It also discusses the ethical and moral responsibilities of king and citizen। तो अर्थशास्त्र में सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई। इसका मतलब कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सिटीजन्स की बेस्ड ऑन देयर कास्ट एंड ऑक्यूपेशन। तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में कास्ट किसके बेसिस पे डिवाइड थी, काम के बेसिस पे, वर्क जो जैसा करता था उसके बेसिस पे कास्ट डिवाइड थी। तो उन्होंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी थी कि जिसकी जिसकी जो कास्ट है उसका वो काम है और वही ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनकी कास्ट और ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थी। इट ऑल्सो डिस्कसेस द एथिकल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द किंग एंड सिटीजन। तो इसमें और क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, एथिकल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि राजा की क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब नैतिक, एक तरह से नैतिक मूल्य क्या है उनको, वो काम कर रहे हैं तो सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए, और सिटीजन्स की भी एथिकल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबर। लेबर में क्या था, द अर्थशास्त्र डिस्कसेस द डिग्निटी ऑफ लेबर, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, ट्रेनिंग एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर लेबरर्स। तो अर्थशास्त्र में इसके बारे में भी बात की कि लेबर की भलाई के बारे में, उनकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और सोशल सिक्योरिटी फॉर लेबरर्स भी होनी चाहिए। इट ऑल्सो लेज डाउन अ कोड ऑफ डिसिप्लिन फॉर लेबर, की एक तरह से उन्होंने कोड बनाया, कोड ऑफ डिसिप्लिन, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, वैसे ही कुछ रूल्स बना दिए। तो उसी के प्रति ही लोगों को, मतलब वर्कर्स को काम करना है, एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, इंक्लूडिंग पेनल्टीज फॉर दोज हु रिफ्यूज टू वर्क आफ्टर रिसीविंग वेजेस। जैसे कि एक ऐसा बनाया कोड ऑफ कंडक्ट कि अगर किसी ने काम नहीं किया, मतलब एक तरह से किसी ने, जैसे हु रिफ्यूज टू वर्क, जैसे किसी को काम, पहले रुपए दे दिए फिर उसके बाद उसने काम नहीं किया, तो उसके लिए क्या कर दिया था, पेनल्टीज लगाना स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या था, द अर्थशास्त्र stresses the importance of financial stability and prudent wealth management for both the ruler and the individual। तो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के भी बारे में बात की थी अर्थशास्त्र में, कि कैसे हम वेल्थ मैनेजमेंट को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको हाई लेवल पर लेके जा सकते हैं फॉर बोथ द रूलर एंड इंडिविजुअल, ताकि इसमें रूलर का भी भला हो, मतलब वो अपनी डायनेस्टी को और भी ज़्यादा फैला सके, और इंडिविजुअल का भी भला हो ताकि उनको अच्छी अर्निंग मिल सके, अच्छी क्रॉप्स मिल सके, कम टैक्स देना पड़े, है ना, अच्छी इनकम हो। तो इसलिए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी बात की थी। तो ये आइडियाज़ थे किसके, अर्थशास्त्र में जो थे आइडियाज़ लेके चले थे जो उन्होंने उस बुक में, तो वो सारे इन चीज़ों से रिलेटेड थे। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म। अब इनका क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना क्यों हुई उनकी, ठीक है। कि अब आपने देखा है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना, एक अच्छा या बुरा, तो ऐसे ही अर्थशास्त्र के भी दो पहलू थे कि उनका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। द कौटिल्या's अर्थशास्त्र इज नॉट एन इकोनॉमिक्स ऑफ द सोसाइटी दैट इज सेंटर्ड अराउंड एक्सचेंज और मार्केट। तो एक तरह से वो सोसाइटी की इकोनॉमिक्स नहीं थी, ठीक है, मतलब सोसाइटी मतलब लोगों के लिए नहीं थी, वो सिर्फ एक तरह से सिर्फ लोगों की ज़्यादा भलाई नहीं थी उसमें, ठीक है। पीपल डू नॉट हैव अ फ्री एंट्री इनटू इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन, क्योंकि जो लोग थे ना उनके पास फिर वो इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन में नहीं जा सकते थे, ठीक है, उनको अलाउ नहीं था। वो सिर्फ जो राजा कहेगा, जो उनके सप्त, एक तरह से वो जो 7 लिम्स थे वो कहेंगे, उनको वही काम करना है, उसके अलावा उनको वो कुछ और काम नहीं कर सकते उनके पास फ्री, क्योंकि उनके पास फ्री एंट्री नहीं थी। नेक्स्ट इज इट इज बाउंड बाय वर्ना सिस्टम इन विच बर्थ डिटरमाइंस वर्ना
एंड प्रोफेशन। तो ये इस टाइम पीरियड में मतलब इसमें वर्ण सिस्टम से बाउंडेड थे पीपल की जिसका जो वर्ण है मतलब इन विच बर्थ डिटरमाइन वर्ण, कि जिसने जिस वर्ण में जन्म लिया फिर उसके बाद उसको वही काम करना है, ठीक है, वो किसी और वर्ण में नहीं जा सकता, वो किसी और वर्ण के लायक नहीं होगा। तो वर्ण सिस्टम तो पता होगा ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और लास्ट वाला आप बताना मुझे कमेंट करके कौन सा है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि लास्ट वाला वर्ण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और एक और है वो भी बताना। वर्णास हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सोशल रूल्स गवर्निंग दैम। तो वर्णा क्या थे, वर्णा हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द, जैसे कि उनका जो काम है उनको वैसा ही काम करना पड़ता था, उसके बाहर वो नहीं जा सकते थे। उसके बाद इट डज नॉट हैव अ थ्योरी ऑफ इनोवेशन, उनके पास कोई इनोवेशन की थ्योरी नहीं थी, उन्होंने कुछ इनोवेट नहीं किया था नया। इट डज नॉट हैव अ थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इट्स इवोल्यूशन, तो कोई नया कुछ चीज इवोल्यूशन भी नहीं हुआ था और कोई इंस्टीट्यूशन की थ्योरी भी नहीं थी, मतलब वो सिर्फ एक पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, ठीक है। उसके बाद है फोकस ऑन द किंग। इस जो हम अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं उसमें सिर्फ कौटिल्य ने किंग के ऊपर फोकस किया सबसे ज्यादा। टेक्स्ट फोकस ऑन द किंग एंड द स्टेट rather than social economic और political development has been criticized। तो उन्होंने स्टेट के बारे में और किंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में उस पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने उस बुक में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, तो इस वजह से भी इसका क्रिटिसिज्म होता है। सो स्टूडेंट यही था हमारा टॉपिक। क्या पढ़ा आज हमने? अंडरस्टैंडिंग अर्थशास्त्र, आइडियाज एंड क्रिटिसिज्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एमडीयू से आईटी ईपी का कोर्स करें, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सबके लिए भी, क्योंकि सबका सेम ही सिलेबस है। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक सब्जेक्ट है इसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में इंडियन इथोस एंड नॉलेज सिस्टम, उसकी यूनिट 4 है इकोनॉमी, उसका एक सब पार्ट है अंडरस्टैंडिंग अर्थशास्त्र, आइडियाज एंड क्रिटिसिज्म। तो स्टूडेंट्स बने रहिएगा इस सीरीज में ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्द कवर हो सके। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द ही मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूं जो भी मैं बना रही हूँ साथ के साथ में। तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, आपके एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी और आपको बेनिफिट मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी क्लास। सो हैव अ गुड डे एंड बाय, टेक केयर।